Greetings students. Today we will start chapter 1 of democratic politics of class 10th. Class 10th की democratic politics part 2 का chapter 1 that is power sharing. As power sharing हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि power sharing का मतलब क्या होता है, powers को share करना. अगर हम ये बोल रहे हैं कि power sharing हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब पावर को हम एक पर्सन के हाथ में नहीं रखते, हम पावर्स की डिवीजन करते रहते हैं पर्सन टू पर्सन. क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइजेशन करते हैं मतलब पावर को एक पर्सन के हाथ में रखते हैं तो इफेक्टिव लर्निंग होती ही नहीं, इफेक्टिव वर्किंग नहीं होती, एफिशिएंसी नहीं आती काम में. तो हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं. पावर इन द हैंड ऑफ मेनी पीपल, पावर को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पीपल्स के साथ. अब इसमें हमें दो कंट्री के बारे में बता रखा है, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. बेसिकली हमें इस चैप्टर में दो कंट्रीज के बारे में बता रखा है कि कैसे पावर शेयरिंग हुई थी दो कंट्रीज के बीच में, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. अगर हम बात करें पावर शेयरिंग, ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है. और अगर हम मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग, मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग इज अ डिवीजन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द लेवल और अथॉरिटी. हम क्या करते हैं, पावर की डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल, मीन्स एक पर्सन कितनी पावर को हैंडल कर सकता है. सेकेंडली उसको कितनी अथॉरिटी देनी चाहिए. अगर हम एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग की बात करें तो उसमें तीन चीजें आती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो क्या करते हैं, लॉ को बनाते हैं. और उसके बाद जो हमारे आईपीएस या आईएएस है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. बेसिकली हम बात करें, लेजिस्लेचर मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ. लेजिस्लेचर क्या होता है, मेकिंग ऑफ लॉ. एग्जीक्यूटिव मीन्स इम्प्लीमेंटिंग, लॉ को इम्प्लीमेंट करना. एंड जुडिशरी मीन्स जजमेंट. अगर उससे रिलेटेड कुछ भी गलत हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जजमेंट देंगे. कि अगर कोई भी गलती होती है तो हम उसके ऊपर जजमेंट देंगे, जो कि कौन करता है, हमारा जुडिशरी पार्ट करता है. तो ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी. बेसिकली इसमें हमें दो कंट्रीज के बारे में बता रखा है. तो द फर्स्ट इज स्टोरी ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम एक बहुत ही छोटी सी कंट्री जो किसका पार्ट है, यूरोप का. दैट इज अ पार्ट ऑफ यूरोप. और इसकी पॉपुलेशन नियर बाय 1 करोड़ होगी, जो कि हरियाणा के इक्वल है. मीन्स हरियाणा का जितना एरिया है उतना ही हमारा क्या है, बेल्जियम है. और बेल्जियम क्या करता है, 4 कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग. इन 4 कंट्रीज के साथ बेल्जियम जो है अपने बॉर्डर शेयर करता है. प्लस इसका एथनिक कॉम्पोजिशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कि वहाँ के पर्सन कैसे रिलीजन है या कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं, पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट है. तो हम ये बोलते हैं कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. अगर हम इसके एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री यू कैन सी 59% लीव्स इन फ्लेमिश रीजन. जो 59% पर्सन है वो कहाँ पे रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, जो कि क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज. 59% persons live in a Flemish region and they are speaking the Dutch language. Second, 40% lives in Wallonia, speaks French. 40% क्या बोलते हैं, French. And 10% of Belgium speaks 1% of Belgium speaks German. तो हमने क्या करा, 59% speaks Dutch, 40% speaks French and 1% speak German. That is a speaking of population out of total. This is of Belgium. But अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, मीन्स ब्रुसेल्स की बात करें, वो टोटली डिफरेंट है. अगर हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं, दैट इज 80% स्पीक फ्रेंच. 80% पीपल जो है वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच. और 20% क्या बोलते हैं, डच, जो कि अपोजिट है. हमने ऊपर करा था 59% डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं. बड़ी यहाँ पे 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच, एंड 20% क्या बोलते हैं, डच. तो जो
बेल्जियम का एक्चुअल है वो उसकी कैपिटल से डिफरेंट है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। अब इसमें क्या था कि जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी जो पर्सन थे, रूशर्स में थे माइनॉरिटी डच, और एक्चुअल में क्या थे, फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में थे। तो दोनों में, कंट्री में और उसकी कैपिटल में माइनॉरिटी भी डिफरेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं, ड्यूरिंग 1950 to 1960 there was a tension between the Dutch speakers and the French speakers community created due to the differences। 1950 से 1960 में एक टेंशन क्रिएट हुई डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स में, बिकॉज माइनॉरिटी पीपल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, मेजॉरिटी पीपल्स को प्रेफरेंस दी जा रही थी। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका। पहले हमने क्या करा, स्टोरी ऑफ बेल्जियम, मतलब कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। नाउ वी विल प्रोसीड टू द श्रीलंका। एज वी हैड डन इन 9th क्लास इंडिया साइज एंड लोकेशन, हमने पढ़ा था कि श्रीलंका हमारा आइलैंड नेशन है, मतलब एक आइलैंड नेशन है। वो हम इसको नॉर्मली कंट्री नहीं बोलते, हम इसको एक आइलैंड नेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ पीपल। अब हमने क्या करा था, पहले बेल्जियम की पॉपुलेशन क्या थी, 1 करोड़। श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। बेल्जियम का एरिया जो था वो इक्वल है एरिया टू द हरियाणा, हरियाणा के एरिया के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इनकी सोशल ग्रुपिंग, जैसे कि हमने बेल्जियम में करी थी कि कितने परसेंट पीपल्स क्या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, सेम हम किस में करेंगे, श्रीलंका में। सी सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, मेनली जो पर्सन थे वो थे सिन्हाला एंड तमिल। सिन्हाला स्पीकर्स जो थे वो थे 74%, सिन्हाला स्पीकर्स आर 74% एंड तमिल स्पीकर्स आर 18%। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला ये थे 74%, तमिल थे 18%। फर्दर तमिल की भी डाइवर्जन है, वो हम आगे करेंगे। और अबाउट 7% कौन थे, क्रिश्चियंस, जो कि बोथ थे, तमिल भी थे सिन्हाला में भी थे, ठीक है। 7% कौन थे, क्रिश्चियन। अब हमने क्या करा, मैंने अभी आपको बोला कि तमिल की भी फर्दर डिवीजन है, तो तमिल की फर्दर डिवीजन क्या है, तमिल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, एक तो श्रीलंकन तमिल्स, एक थे इंडियन तमिल्स। देखो अब मैंने श्रीलंकन तमिल्स के ब्रैकेट में लिखा है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, एंड इंडियन तमिल्स में लिखा हुआ है तमिल कम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज प्लांटेशन वर्कर। अगर आपको 8th की हिस्ट्री याद हो तो प्लांटेशन वर्किंग होती थी। कॉलोनियल पीरियड मतलब हमारा ब्रिटिश का टाइम पीरियड। तो उस टाइम पे जो पर्सन्स इंडिया से श्रीलंका में आए थे वो तो हो गए इंडियन तमिल्स, जो श्रीलंका से ही बिलोंग करते थे वो हो गए श्रीलंकन तमिल्स। ध्यान से सुनना, जो पर्सन कॉलोनियल रूल के टाइम में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया से श्रीलंका में आए थे वो तो हो गए हमारे इंडियन तमिल्स, और जो पर्सन श्रीलंका को ही बिलोंग करते थे वो हो गए तमिल नेटिव्स, मतलब वहां के ही श्रीलंकन तमिल्स। तो इन टोटल जो हमारे तमिल स्पीकर्स थे वो 18% थे, जिसमें से 13% श्रीलंकन थे और 5% वो थे जो इंडिया से आए। 13% कौन थे, श्रीलंकन, और 5% कौन थे, जो इंडिया से आए थे प्लांटेशन के लिए इन द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमने बोला है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर्स आर हिंदू और मुस्लिम। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, मतलब जो वहां पे सिन्हाला बोलते थे, उनकी रिलीजन क्या था, बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल स्पीकर्स थे, मतलब जो तमिल बोलते थे, या तो वो हिंदू थे या फिर वो मुस्लिम थे। जो सिन्हाला बोलते थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट, जो तमिल बोलते थे वो थे हिंदू या फिर मुस्लिम। नेक्स्ट आता है मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। अब क्या हुआ, दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम थी, वो तो उन्होंने क्या निकाले, अपने अपने सोल्यूशन निकाला कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो दोनों कंट्री का सोल्यूशन है वो हमने कैसे करा, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। सबसे पहले हमने बोला श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। ये नॉर्मली हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन भी है। श्रीलंका क्या बनी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट कंट्री बनी कब,
1948 में। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी? 1948 में। और उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला? द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटिज्म पॉलिसी मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। मतलब सिन्हाला को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। नेक्स्ट हम इसके बारे में बताते हैं जो हमारे स्टेप्स क्या थे। द वेरी फर्स्ट थिंग, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official language। 1956 में एक एक्ट मींस एक लॉ बनाया गया जिसमें क्या बोला गया, जो सिन्हाला है वो क्या बनेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, हमारी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वैसे उन्होंने क्या करा, एक एक्ट पास करा 1956 में। कब पास किया? 1956 में, जिसमें क्या था, सिन्हाला जो है वो क्या बनेगी? ऑफिशियल लैंग्वेज, कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकेंड उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब सिन्हाला के लिए उन्होंने क्या करा, जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे, मतलब जो लोग सिन्हाला को बिलोंग करते थे, या हम ये बोल सकते हैं जो लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे, उनको क्या मिलेगा? एक तो यूनिवर्सिटी पोजीशन, दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स। इन टोटल तो हम देखिए दोनों थे, तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे, बट उन्होंने किसको दिया? हमने क्या बात करी थी कि उन्होंने क्या करा, सिन्हाला की सुपरमेसी, मतलब सिन्हाला को सुपीरियर करने का शो करा, जिसके लिए उन्होंने सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज भी रखी, प्लस सिन्हाला जो स्पीकर्स थे, मतलब जो सिन्हाला बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशन भी मिलेगी, प्लस गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलेगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला ऑल्सो डिक्लेयर बुद्धिज्म एज अ नेशनल रिलीजन। अब हमने लास्ट पेज पर, अगर आपको याद हो, लास्ट पेज पे हमने करा था कि most of the Sinhala speak Buddhism, Buddhist है, most of the Sinhala people are Buddhist। ठीक है, हमने ये चीज करी थी, तो उन्होंने यही करा कि एट द एंड सिन्हाला को, जो सिन्हाला पर्सन थे, उनको सुपरमेसी देने के लिए उन्हीं के रिलीजन को नेशनल रिलीजन बना दिया। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्हीं के रिलीजन को नेशनल रिलीजन बना दिया। क्यों बनाया? बिकॉज उनको सिन्हाला सुपरमेसी, मतलब सिन्हाला को सुपीरियर डिक्लेयर करना। एंड दीज डिसीजन, अब इससे क्या होगा, एक चीज को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरी चीज को हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी। तो अब क्या हुआ, दीज डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स एंड दैट नो वन और नो पार्टी इन द फेवर ऑफ तमिल्स। अब क्या हुआ, तमिल्स को लगा कि ये तो सारी चीजें सिन्हाला को ही दे रहे हैं, हमें तो कुछ दे नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा हुआ कि हमारे लिए तो कोई कुछ फेवर कर ही नहीं रहा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सिर्फ सब कुछ सिन्हाला के लिए। तो उन्होंने क्या करा, एक उनमें ऐसी फीलिंग आई कि हाँ हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, ये कंट्री हमारे लिए कुछ काम ही नहीं कर रही। तो आफ्टर दैट क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language and for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स करे, रिकॉग्निशंस करी, बहुत सारे ऐसी चीजें करी ताकि जैसे चीजें सिन्हाला को मिली है वैसे हमें भी मिल जाए। तो उन्होंने क्या करा, अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए था, एक तो उनको इक्वालिटी चाहिए थी, मेन चीज उनको क्या चाहिए थी, इक्वालिटी प्लस एजुकेशन एंड जॉब्स। क्योंकि हमने क्या बोला था, जो सिन्हाला पर्सन हैं उनको ही यूनिवर्सिटी पोजीशन मिलेंगी और उनको ही गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी, तो अल्टीमेटली तमिल्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम उन तमिल्स ने क्या करा, अपने आप को बेटर शो करने के लिए या अपने जो राइट्स थे उसको लेने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करे, और वो स्ट्रगल मेनली किसके लिए थे, इक्वालिटी के लिए या फिर एजुकेशन और जॉब के लिए। उनको बेसिकली क्या चाहिए था, बेटर एजुकेशन और जॉब। नेक्स्ट उन्होंने बोला बाय 1980 several politician organization were formed demanding the independent Tamil Eelam, that is a Tamil Eelam is a state। वो क्या चाहते थे, तमिल एलम बन जाए, एक स्टेट बन जाए जो कहाँ पे हो, इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका।
बोला कि उनको तमिलनाडु एक स्टेट बने, उनके लिए स्पेशल एक स्टेट बने जहाँ पे उन्हीं के लिए रहने की जगह और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको राइट्स दिए जाए, जो कहाँ पे होगा, नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, जो कहाँ पे होगा, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। और सून ही, वेरी सून क्या हुआ, ये सारी चीजें क्या बन गई, एक तरह से वॉर। वेरी सून क्या हुआ, ये सारी चीजें क्या बन गई, एक तरह से एक सिविल वॉर, मतलब लोगों में आपस में ही लड़ने लग गए। और अगर हम एक टोटल बात करें, जो बेल्जियम था, बेल्जियम का जो सोल्यूशन था वो श्रीलंका के सोल्यूशन से बेटर था, क्योंकि श्रीलंका का सोल्यूशन जो था, जो श्रीलंका का अगर बात कर रहे हैं मेजॉरिटिज्म था, वो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ना ही रिस्पेक्टेबल था, वो रिस्पेक्टेबल था ही नहीं। अगर हम इन टोटल दोनों का कंफ्यूजन निकालेंगे, श्रीलंका का जो मेजॉरिटिज्म था वो रिस्पेक्टेबल नहीं था। और दूसरा हमने क्या करा, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब हमने बेल्जियम में क्या करा, क्योंकि बेल्जियम में भी अलग अलग स्पीकर्स थे, बेल्जियम में भी सेम प्रॉब्लम थी, एथनिक कॉम्पोजिशन इतना कॉम्प्लेक्स था, तो बेल्जियम में हमने क्या किया, द वेरी फर्स्ट थिंग बिटवीन 1970 to 1993, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। 1970 to 1993 बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंड हुआ 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स में अमेंडमेंट हुए, चेंजेस आते गए 4 टाइम्स। किसमें, 1970 to 1993, between 1970 to 1993 Belgium amended their constitution 4 times to work out an arrangement that would make everyone live together within the same country, जिसका मेन पर्पस क्या था, everyone live together in a same country, ताकि हर कोई एक कंट्री में एक साथ रहे, ये ना हो कंट्री में ही आपस में डिवीजन हो रही है, अगर फ्रेंच बोल रहे हो तो वो अच्छे हैं, अगर डच बोल रहे हो तो वो अच्छे नहीं है, या फिर जो डच बोल रहे हैं वो प्रेफरेबल है, या जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो प्रेफरेबल, ऐसी कोई कंडीशन ना आए कंट्री में। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, 4 टाइम्स 1970 से 1993 में 4 टाइम्स बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए। दूसरा क्या था, ये क्या था, बेल्जियम मॉडल बन गया, एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल, ये क्या बना, बेल्जियम मॉडल। नेक्स्ट उन्होंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन इंडिविजुअली, ठीक है, और यू कैन से यूनिलेटरली। अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी मिनिस्टर हैं, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, चाहे वो डच स्पीकर्स हैं, डजंट मैटर, जो भी वो हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं, डच स्पीकर मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या मिलेगा, इक्वल पार्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच वाला डिसीजन ले रहा है, डच वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या डच वाला डिसीजन ले रहा है, फ्रेंच वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इन टोटल उन्होंने क्या करना है, दोनों को एक साथ डिसीजन लेना है, ताकि किसी भी कम्युनिटी के लिए, कोई भी, चाहे वो बेल्जियम हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो जर्मन हो, 1% जर्मन भी दे, इफ यू रिमेंबर, तो किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो, अनइक्वल ट्रीटमेंट ना हो। नेक्स्ट हम करते हैं, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country, ठीक है, कि उन्होंने क्या करा, पावर को डिवाइड करा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। एज हमने चैप्टर ये नहीं कर रहे पावर शेयरिंग, तो अल्टीमेटली क्या करना है, पावर्स को डिवाइड करना है। तो उन्होंने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट उन्होंने बोला ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स क्या थी, कैपिटल, क्या थी, कैपिटल थी, बेल्जियम की कैपिटल थी। ब्रुसेल्स ने क्या करा, हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ कम्युनिटीज, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो, हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल्स थी, मतलब जो वहां की कैपिटल थी, उसमें क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज के लिए, चाहे वो फ्रेंच है, उनके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब वो इक्वल रहे। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि हमने पहले ही बोला, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। कौन से 2 पार्ट थे,
सेंट्रल एंड स्टेट, इन दो पार्ट में डिवाइड करा। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी मतलब एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनी, वो क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बनी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसमें क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी मतलब इज इलेक्टेड बाय द पीपल। कौन इलेक्ट करेंगे? जो भी पर्सन उस लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं, चाहे वो डच स्पीकर्स है डच वाले को डच कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, अगर वो फ्रेंच स्पीकर्स है तो फ्रेंच कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट and that is elected by the people belonging to one language community। किससे बिलोंग कर रहे हैं? one language community से। अगर वो फ्रेंच वाले हैं तो वो फ्रेंच को कम्युनिटी को इलेक्ट करेंगे, अगर वो डच वाले हैं तो वो डच कम्युनिटी को इलेक्ट करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला डच एंड फ्रेंच एंड जर्मन विच हैज अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब वो डील किससे करेंगे? या तो उनके कल्चरल इश्यूज हैं, या एजुकेशनल इश्यूज हैं, या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है। एज हमने श्रीलंका में करा कि सुपरमेसी किसको दी गई थी? सिन्हाला को। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा? उस चीज को ही सॉल्व करने के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, मतलब हर कम्युनिटी की अलग गवर्नमेंट बनेगी ताकि कोई भी कम्युनिटी ऐसी ना हो जो माइनॉरिटी में ट्रीट हो। तो उसके लिए उन्होंने करा वो क्या करेंगे? उनके कल्चरल राइट्स को, उनके एजुकेशन राइट्स को, या फिर उनके लैंग्वेज इश्यूज सबको सॉल्व करेंगे। और वो गवर्नमेंट का बेसिकली फोकस ही क्या रहेगा? अपनी कम्युनिटी। और नेक्स्ट क्या हुआ? जो ब्रुसेल्स थी, ब्रुसेल्स क्या चॉइस हुई एज अ हेडक्वार्टर। मेनली हेडक्वार्टर क्या हुआ? ब्रुसेल्स, जो कि क्या थी? कैपिटल थी बेल्जियम की। क्या थी? बेल्जियम की कैपिटल। ये आपको याद रखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल थी। और ब्रुसेल्स का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था वो टोटली डिफरेंट था बेल्जियम से। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हम मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि अगर हम इन दोनों का टोटल देखें तो क्या था? जो बेल्जियम का कॉम्पोजिशन था या जो बेल्जियम ने अपने कॉम्पोजिशन का सोल्यूशन निकाला था वो बहुत बेटर था श्रीलंका से, क्योंकि श्रीलंका में क्या किया गया था? सुपरमेसी दी गई थी सिर्फ सिन्हाला को और तमिल को कुछ नहीं दिया गया था। तो एट लास्ट तमिल पीपल्स ने क्या करा? अपना रिकॉग्निशन, अपना स्ट्रगल करके तमिल एलम की डिमांड करें ताकि उनको एक सेपरेट स्टेट मिल सके या उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, यूनिवर्सिटी पोजीशन मिल सके, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। बट बेल्जियम ने क्या करा? उन्होंने इसको सोल्व करने के लिए थर्ड लेवल गवर्नमेंट बनाई, तब वो क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। और उनका क्या था? उनके कल्चरल, एजुकेशन, लैंग्वेज जो भी इश्यूज है कम्युनिटी के, चाहे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, चाहे वो डच स्पीकर थे, इवन चाहे वो जर्मन स्पीकर थे, चाहे वो 1% थे, पर फिर भी उनके लिए काम किया गया। तो बेल्जियम का एथनिक सोल्यूशन था वो बहुत बेटर था और बहुत रिस्पेक्टेबल था एज कंपेयर टू श्रीलंका। अब हमने जो चैप्टर कर रहे थे वो क्या था? पावर शेयरिंग। दो तो हमने स्टोरीज करी, केस स्टडीज करी। तो अब पावर शेयरिंग कितनी टाइप्स की होती है, या फिर हम ये बोले व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्यों करनी चाहिए पावर शेयरिंग? देखो, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स to reduce the possibility of conflict between social groups। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि अगर कोई भी सोशल ग्रुप है, मान लो इफ आई एम अ फ्रेंच स्पीकर, यू आर अ डच स्पीकर, तो हमारे बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो पावर शेयरिंग ही रिमूव करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है? पावर को शेयर करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं रखना, पावर को डिवाइड करते जाना पर्सन टू पर्सन, उसकी अथॉरिटी का बॉडी उसको पावर देना ताकि क्या हो सके? बेटर वर्किंग हो सके। तो हमने पहला क्या करा? पावर शेयरिंग क्यों गुड है? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, और इंश्योर क्या करती है? स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर, ताकि हर एक चीज स्टेबल रहे और पॉलिटिकल डिसऑर्डर मतलब पॉलिटिक्स में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी खत्म कर सके। सेकेंड हमने बोला पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब पावर शेयरिंग क्या है? एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, एक पावर ही है एक तरह से वो डेमोक्रेसी की। स्पिरिट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ही डिसीजन लेगा या एक पर्सन ही काम करेगा।
पावर डिवाइड होगी पर्सन टू पर्सन, अथॉरिटी टू अथॉरिटी, और जितनी पावर डिवाइड होगी उतनी ही अच्छी वर्किंग होगी, उतना ही वर्क एफिशिएंट होगा। क्योंकि जब पावर्स डिवाइड होती हैं तो क्या होता है, मेनली वर्क होता है लोअर लेवल से अपर लेवल तक, और हर एक पर्सन आंसरेबल होता है। क्योंकि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन की बात करें, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर एक पर्सन के हैंड में होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर डिवाइड हो जाती है, और सेंट्रलाइजेशन में कोई आंसरेबल नहीं होता। हम किसी भी पर्सन को आंसरेबल नहीं बोल सकते, बट डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी डिवाइडेड है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन में आंसरेबल पर्सन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग। अब डेमोक्रेटिक रूल्स क्या करते हैं, पावर शेयरिंग को इन्वॉल्व करते हैं विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लीव विद इट्स इफेक्ट्स। आपको अब इसमें आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है, दैट इज ऑफ विक्रम एंड वेताल। एक सीरियल पे आता था पहले, तो उसकी भी स्टोरी दे रखी है विक्रम और वेताल की, दैट यू हैव टू रीड एंड आफ्टर दैट यू विल गेट। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी होती है। जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हर साल 5 साल बाद हम एज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट आएगी ही आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी या नया पर्सन आएगा, उसको फिर से रूल्स बताने पड़ेंगे। तो हर एक चीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देख के करनी पड़ती है। तो सेम हमने बोला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग भी मैटर करती है, और पावर शेयरिंग कैसे मैटर करेगी वो आपको इस स्टोरी से पता चलेगा, दैट इज ऑफ विक्रम एंड वेताल, जो आपकी बुक में दे रखी है। दैट इज रेफरेंस स्टोरी ऑफ विक्रम एंड वेताल गिवन इन योर बुक। नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की टाइप्स क्या होती है? अगर हम बेसिक टाइप की बात करें तो 2 बेसिक टाइप होती है, वो होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। बट इन टोटल हमारे पास 4 टाइप्स होती है, हम चारों टाइप्स करेंगे, बट मेन टाइप्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम क्या करते हैं, पहले पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स क्या होती है, हमने स्टार्टिंग में भी करा था, ऑर्गन्स क्या होती है। ऑर्गन्स होती है हमारी 3, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। 3 होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसमें हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है हमारी, छोटे बच्चों की लैंग्वेज में बात करें तो स्लीपिंग लाइन, मतलब सारे इक्वल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, पावर डिफरेंट लेवल्स पे भी नहीं बोल सकते आप, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होती है, जहाँ पे क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, हर कोई एक दूसरे को चेक कर सकता है। ऐसा नहीं है लेजिस्लेटिव ऊपर है या एग्जीक्यूटिव ऊपर है या जुडिशरी ऊपर है, तीनों क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिवीजन होती है, लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशरी हो। तो यहाँ पे क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। अगर ये कोई गलती कर रहा है तो दूसरा चेक कर लेगा, अगर ये कोई गलती कर रहा है तो ये चेक कर लेगा। मैंने लॉ बनाया क्या था, जैसे मैंने आपको वेरी स्टार्टिंग बताया, लेजिस्लेटिव क्या होता है, इम्प्लीमेंट, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी क्या होता है, जजमेंट देना। तो अगर लोग जिसने बनाया है और जजमेंट उसके बिहाफ पे गलत दी है तो भी पता चल जाएगा। अगर इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ तो जुडिशरी चेक कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम, कि हम क्या करते हैं, चेक करते हैं और चीजों को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारी आती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। नेक्स्ट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और बेसिकली ये इंडिया में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट आती है हमारी वर्टिकल पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और यू कैन से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल क्या होता है, ऐसे लाइन, छोटे बच्चों की लैंग्वेज में बात करें तो स्टैंडिंग लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इस लेवल पे है, दूसरा इससे नीचे वाले लेवल पे है, तीसरा उससे नीचे वाले लेवल पे है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, हम वर्टिकली पावर्स को डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द पावर इन अ वर्टिकल फॉर्म। जैसे कि हमारा क्या होता है, कहाँ पे, यूएसए में
यूएसए में इसको फॉलो किया जाता है बिटवीन द प्रोविजनल एंड रीजनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बट इसके अलावा हमारी दो टाइप और भी है, वो भी हमें करनी है, दैट इज पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप और कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर आपको याद हो तो हमने बेल्जियम के अकोमोडेशन में क्या करा था, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, दैट इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वो क्यों बनाया था कम्युनिटी गवर्नमेंट, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जो भी हमारी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, चाहे वो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो उनके रिलीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या करा, पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप और कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो भी कम्युनिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट है, तो इनका काम क्या है, इनके रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मैटर्स है उनको सॉल्व करना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, किसी किसी जगह पे होती है, जो कि हमने एग्जांपल करा था बेल्जियम में। और इसका लास्ट और फोर्थ टाइप है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में काम कर लिया हमने, प्रेशर ग्रुप्स में काम कर लिया, या मूवमेंट्स के थ्रू काम कर लिया। तो उसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस करेंगे कामों को। हर कोई क्या सोचता है, कंट्रोल करना। जितने भी पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो क्या सोचते हैं, सारी पावर मेरे पास आ जाए, सारी पावर मैं ग्रैब कर लूं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस पावर। तो इन्होंने क्या बोला, मेनली डायरेक्ट विद टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस ऑफ टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने एक नया वर्ड करा, अलायंस। इसका हमने वर्ड, और ये हमने मीनिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी तक हम क्या करते आते थे, कोएलिशन गवर्नमेंट। बट जब आप 11th-12th के लिए प्रोसीड करते हो तो उसमें क्या बोलते हैं, इसको अलायंस। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जब कोएलेट होती है तो उसको हम बोलते हैं अलायंस। प्री अलायंस भी हो सकता है, पोस्ट अलायंस भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, जब वो अलायंस करते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, कोएलिशन करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टी कोएलेट करती हैं, तो उन पे क्या होता है, एक प्रेशर होता है कि हर किसी से पूछ के काम करना है, हर किसी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो अपना जो सपोर्ट है वो हटा देगा। तो ये तो हमारे थी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब आपको क्या करना है, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्रैक्टिस, एंड इन कमेंट बॉक्स यू हैव टू टेल हाउ मच you are able to share them. Just take the screenshot and practice at home. There are 20 questions that you have to practice. You can also take a screenshot of the notes, that is helpful to you. I hope you have taken the screenshot, you are able to understand the chapter, and if you find any problem, then do again. एक बार दोबारा से देखो explanation and practice these assignment which is very helpful to you. Okay, so this is the today's class. Now in the next class we will do the next chapter. Have a nice day.